नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं वो काफ़ी पुरानी है, 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी। लेकिन ये घटना जब हुई और उसके बाद पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप पुलिस ने इस मामले को कवर किया और इन्वेस्टिगेट करते करते वो गुनहगार तक पहुंची, वो अपने आप में एक मिसाल बन गई। यही वजह है कि आज की तारीख में कर्नाटक में जहाँ की ये घटना है, वहाँ के पुलिस ट्रेनिंग के लिए आने वाले जो नए रिक्रूट्स होते हैं, उनके बीच में इस घटना को एक केस स्टडी के तौर पर पेश किया जाता है। उन्हें इस घटना का उदाहरण देकर सिखाया पढ़ाया भी जाता है। क्या है ये घटना, कब की है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें बताता हूँ। 22 अक्टूबर 2012 की बात है और शहर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसी बेंगलुरु में एक जगह है बानेरघट्टा। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना वेल एक्वेंटेड नहीं हूँ उस जगह के नाम से और वहाँ के उच्चारण से, तो हो सकता है कुछ कमी रहे, इग्नोर कीजिएगा। बानेरघट्टा का ये मामला है और हुआ ये कि 22 अक्टूबर 2012 को बानेरघट्टा में एक जगह है नाइस रोड। इस नाइस रोड पर लोगों की नज़र एक नौजवान की लाश पर पड़ती है। ये एक डेड बॉडी थी, जिस डेड बॉडी का सिर जो है किसी भारी पत्थर से कुचला हुआ था और मौके पर ढेर सारा खून भी बिखरा हुआ था। तो जब लोगों ने ये मंजर देखा तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मामला संगीन था, मर्डर का मामला था, और पुलिस जब पहुंची तो वाकई उसने सारी बातें बिल्कुल सही पाई जिस तरह से लोगों ने पुलिस को बताया था। पुलिस ने एक चीज़ और नोटिस की कि उस लड़के का सिर्फ चेहरा जो है वो म्यूटिलेटेड नहीं था, ख़राब नहीं किया गया था, बल्कि उसके गले पर किसी कपड़े से फंदा लगाए जाने के, यानी स्ट्रैंगुलेट किए जाने के निशान भी साफ साफ नज़र आ रहे थे। क्लियर कट मर्डर का मामला था। पुलिस ने उस डेड बॉडी को रिकवर करने से पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की कि अगर कोई इस लड़के को जानता हो, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास हो, लेकिन पुलिस को इस शुरुआती कोशिश में नाकामी हाथ लगी और वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो ये बता पाता कि ये लड़का कौन है और इसकी हत्या कब हुई, किसी ने इस तरफ इस लड़के को आते जाते हुए देखा या नहीं। तो इस तरह की कोई जानकारी वहाँ से पुलिस को नहीं मिल पाई। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया और रिकवर करने के साथ ही पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कहानी में एक और नया ट्विस्ट आ गया। अब तक जो विजिबल इंजरी थे उन्हें देखकर ये लग रहा था कि शायद लड़के की गला घोंटकर हत्या की गई है और गला घोंटकर हत्या करने के बाद शायद पहचान मिटाने के लिए जो है चेहरे को बिगाड़ दिया गया है। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके शरीर में, उसके पेट में बहुत भयानक जहर है, अमोनियम सल्फेट। और सिर्फ अमोनियम सल्फेट ही जो है उसके पेट से रिकवर नहीं हुआ, नहीं मिला डॉक्टरों को, बल्कि उसमें बिना डाइजेस्ट हुआ जूस भी पड़ा हुआ था। यानी ये लग रहा था कि शायद उस लड़के को कत्ल करने के लिए अमोनियम सल्फेट का जहर दिया गया और वो भी जूस में मिलाकर दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत सारे ऐसे क्लूज़ थे जिन क्लूज़ से पुलिस इस मामले को सॉल्व कर सकती थी, इस मामले को सुलझा सकती थी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत में ये मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था, क्योंकि मरने वाले का नाम पता था, किसी को पता नहीं था। अब पुलिस ने सबसे पहले तो लड़के की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की, और जब पहचान पता करने की कोशिश शुरू की तो उसका ये जो एफर्ट है वो कामयाब हुआ और जल्द ही पता चला कि इस लड़के का नाम नीतीश है, जो एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है और उसकी उम्र है 27 साल। यानी नीतीश भी जो है एक एफ्लुएंट फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, ठीक ठाक घर से आता था। लेकिन नीतीश की जिस तरह से हत्या हुई थी उससे घर वाले भी शॉक्ड थे। कोई दुश्मनी जैसी कोई बात थी नहीं, बल्कि नीतीश की सगाई हो गई थी और बहुत मुमकिन है कि 2012 अक्टूबर की यह घटना है तो अगले साल यानी 2013 में शायद नीतीश की शादी भी हो जाती। तो ज़िंदगी में सब कुछ खुशहाल था, सब बढ़िया था। नीतीश की हत्या किसने की, क्यों की, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। अब जब पुलिस ने जांच शुरू की तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे पुलिस ने आगे बढ़ने का फैसला किया। नीतीश के मोबाइल फ़ोन की डिटेल, जिसे CDR भी कहते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो पुलिस ने निकलवाई और निकालने के बाद उसे पुलिस ने बहुत माइन्यूट तरीके से पढ़ना, रीड करना शुरू किया और साथ ही उसका जो हैंडसेट है, मोबाइल फ़ोन,
उसके बारे में भी जो भी जानकारी पुलिस रिट्रीव कर सकती थी, निकाल सकती थी, वो पुलिस ने निकाली। और इसमें पुलिस को ये पता चला कि आखिरी बार वो एक लड़की से जो है वो चैट कर रहा था, यानी जब उसकी हत्या हुई थी उससे कुछ समय पहले तक एक लड़की के वो टच में था और उस लड़की के साथ टेक्स्ट फॉर्म में उसकी कुछ बातचीत हुई थी। अब जब इस लड़की के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस लड़की का नाम सौम्या सलोनी है और उम्र है 22 साल। और ये लड़की भी कोई अजनबी नहीं थी, बल्कि उसी की मंगेतर थी, फियांसी थी, जिसके साथ नीतीश की शादी होने वाली थी। तो दोनों ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, अब वो अगर एक दूसरे से चैट करें या बात करें तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। लेकिन नीतीश की मौत से कुछ समय पहले तक सौम्या का उससे बातचीत करना और मौत के बाद फिर सौम्या को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होना, ये अपने आप में पुलिस को थोड़ा सा हैरान भी कर रहा था और पुलिस थोड़ा सोच में भी पड़ गई कि भाई ये मामला क्या है। अब पुलिस ने ये तय किया कि वो सौम्या सलोनी को बताए बगैर, उसकी जानकारी के बगैर उसका भी सीडीआर निकलवाएगी और दोनों के मोबाइल फ़ोन की जो डिटेल है उसको कंपेयर करेगी। पुलिस ने जब इस एक्सरसाइज को कैरी किया, आगे बढ़ाया, तो पुलिस ने देखा कि दोनों के मोबाइल फ़ोन उस रोज़ नीतीश के कत्ल से पहले साथ साथ थे और दोनों के फ़ोन अलग अलग टावरों से होते हुए साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर रहे थे। यानी ये इस बात की एक निशानी थी कि सौम्या और नीतीश उस रोज़ एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। और जो सीडीआर है उससे पुलिस को ये भी पता चल गया फ़ोन के लोकेशन के सहारे कि इन दोनों ने बेंगलुरु में ही एक जगह है अरिशिनी काकुंते, पता नहीं इसके भी उच्चारण पर मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोग बता सकते हैं, खासकर जो लोग बेंगलुरु के हैं। और मेरी तो खैर क्राइम तक की बदौलत ही वहाँ एक सिस्टर भी हैं, उमा शर्मा जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं कि ये प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं। अरिशिनी काकुंते एक जगह है, यहाँ से सौम्या सलोनी और नीतीश दोनों जो मंगेतर थे, इन दोनों ने ट्रैवल करना शुरू किया था और ये बानेरघट्टा के नाइस रोड तक साथ साथ गए थे। तो ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस को एक क्लू मिल गया कि भाई कत्ल से पहले वो लड़की नीतीश के साथ थी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। और जब सौम्या से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके बिहेवियर को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर उसके फियांसे का कत्ल हो गया है। ये अपने आप में पुलिस को थोड़ा हैरान भी कर रहा था। अब पुलिस ने कुछ और सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया और इसी के तहत पुलिस ने उस पूरे रूट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की स्कैनिंग शुरू की। और जब फुटेज की स्कैनिंग हुई तो कुछ और कंक्रीट एविडेंस पुलिस के हाथ लगे जिसमें ये दोनों लड़का लड़की एक बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे थे। अब सारी बातें या सारे एविडेंस जो है ये इंडिकेट कर रहे थे कि कत्ल से पहले या कत्ल के दौरान ये लड़की नीतीश के साथ मौजूद थी। पुलिस ने अब देर नहीं की, इस लड़की को फौरन हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। शुरू में सौम्या सलोनी नाम की ये लड़की जो है वो थोड़ी हिला हवाली कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों से उसका सामना कराया तो वो टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपने मंगेतर नीतीश की हत्या की है। ये सौम्या भी कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। ऐसे साइकोलॉजी की स्टूडेंट बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन वो एक बहुत अमीर परिवार से आती थी और उसके पिता बेंगलुरु में एक नामचीन उद्यमी है। तो एक बड़े घर से उसका रिलेशन था, एक बड़े घर से वो आती थी। तो सौम्या ने जब कत्ल की बात कबूल कर ली और ये पता चला कि उसने नीतीश की हत्या की है तो पुलिस ने उसे फिर पूछताछ के लिए तो बुलाया ही था, हिरासत में ले ही रखा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे और पूछताछ हुई तो पता चला कि ये कत्ल सौम्या ने अकेले नहीं बल्कि अपने एक और मेल फ्रेंड, एक और लड़के दोस्त, बॉयफ्रेंड जिसे आप कह सकते हैं, उसके साथ मिलकर की, जिसका नाम है पार्श्वनाथ। अब पुलिस ने बगैर वक्त गंवाए पार्श्वनाथ को गिरफ्तार कर लिया। ये बीबीएम का एक स्टूडेंट था जो कर्नाटक के ही किसी दूसरे शहर का रहने वाला था, लेकिन इन दिनों बेंगलुरु में रहता था और उसकी सोशल मीडिया पर सौम्या से मुलाकात हुई थी।
सौम्या की भले नीतीश के साथ एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन वो पार्श्वनाथ के साथ भी अफेयर में थी और दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ एक दूसरे से मिलते थे और इन दोनों ने मिलकर नीतीश की हत्या की प्लानिंग की थी। लेकिन सवाल ये था कि हत्या की प्लानिंग सौम्या ने क्यों की? अगर सौम्या को नीतीश से शादी नहीं करनी थी तो फिर उसने एंगेजमेंट क्यों की? और अगर एंगेजमेंट हो गया, दोनों साथ साथ घूम रहे थे, तो फिर हत्या करने की वजह क्या थी? ये अपने आप में कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना था। लेकिन जो दो कल्प्रिट हैं पुलिस की नज़र में, या जो दो मुलजिम इस मामले के थे, वो चूंकि पुलिस की हिरासत में थे तो पुलिस ने इन दोनों से ही पूछताछ करने का फैसला किया। सौम्या से और पार्श्वनाथ से पूछताछ शुरू हुई तो ये पता चला, जो कहानी सामने आई वो कुछ यूँ है। कहानी ये है कि सौम्या जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि साल 2011 में उस वक्त वो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसकी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम था नीतीश। नीतीश जो है वो एक अच्छे घर से था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में, आईटी कंपनी में काम करता था। जब दोनों की सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई, फिर दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो गई, चैटिंग शुरू हो गई, फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और प्यार में कुछ ऐसे पड़ गए कि दोनों ने अपने अपने घर वालों को बता दिया कि वो एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। चूँकि लड़का लड़की दोनों समझदार थे और दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो दोनों परिवार वाले इस रिलेशन पर राज़ी हो गए। उन्हें किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं था। आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी उम्मीदें होती हैं और वो आसानी से अपने बच्चों के इस तरह के अफेयर को आज भी हमारा समाज बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करता। चाहे कहते हैं ना कि वो सारे गुण ही क्यों ना मिल जाए और ज़ात धर्म भी एक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है। लेकिन इनका मामला ऐसा नहीं था, घर वाले राज़ी हो गए थे। और न सिर्फ राज़ी हो गए थे, उन दोनों की सगाई भी हो गई थी और दोनों अगले साल, प्रॉबली 2013 में इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन इस बीच होता ये है कि सौम्या को ये पता चलता है कि नीतीश जो है उसके साथ रिलेशन में होने और उसका फियांसी होने के बावजूद कुछ और लड़कियों से मिलता जुलता है, उनसे भी बातें करता है। सौम्या को जब इस बात की भनक लगी तो उसने नीतीश पर निगरानी रखने की शुरुआत कर दी, उससे पूछताछ करने लगी। और नीतीश हर बार ये जवाब देता कि जिन बाकी लड़कियों से भी उसकी मुलाकात होती है या दोस्ती है, वो सिर्फ जस्ट फ्रेंड्स हैं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और कोई सीरियस रिलेशन में वो नहीं है, इसीलिए सौम्या को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सौम्या इस तरह के नीतीश के बिहेवियर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और उसे लग रहा था कि उसके साथ नीतीश धोखा कर रहा है। लेकिन अब वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी आ गई थी, घर वालों को भी भरोसे में ले चुकी थी। तो सौम्या एक तरह से देखा जाए तो बहुत मेंटल डिस्ट्रेस से गुजर रही थी। अब इस डिस्ट्रेस के पीछे नीतीश के बिहेवियर या उसकी आदतों को जिम्मेदार ठहराएं या फिर सौम्या के दिमाग में कुलबुलाते शक के कीड़े को, ये हमें नहीं पता। वाकई नीतीश इस तरह के किसी रिलेशन में था या नहीं, वो टू टाइमिंग कर रहा था या नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर है कि सौम्या के दिमाग में ये बात ज़रूर थी कि नीतीश उसे धोखा दे रहा है। और इस तरह के मानसिक हालत में फिर से सोशल मीडिया पर ही सौम्या की मुलाकात पार्श्वनाथ नाम के एक और लड़के से हुई जो बीबीएम का स्टूडेंट था। इस लड़के के साथ सौम्या की बातचीत शुरू हुई और जल्द ही दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सौम्या पहले भी करीब आ चुकी थी नीतीश के, अब वो पार्श्वनाथ के करीब आ गई। अब पार्श्वनाथ उसकी ज़िंदगी में आ गया और दोनों ने ये तय किया कि वो आपस में शादी कर लेंगे। और इस रिलेशनशिप को मैच्योर करने के लिए उनको अब नीतीश को रास्ते से हटाना था। और ये दिमाग जो है, या मैं कहूँगा कि ये जो कत्ल की साजिश है, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद सौम्या सलोनी ने ही रची थी। उसने पार्श्वनाथ को अपने दिमाग में चल रही बात शेयर की। पार्श्वनाथ ने जहर का इंतज़ाम किया, अमोनियम सल्फेट, और उसके लिए उसने बाकायदा गूगल पर इस जहर के बारे में पढ़ा, ढूंढा, कहाँ से प्रोक्योर किया जा सकता है, वो सब पढ़ा और वो अमोनियम सल्फेट का इंतज़ाम करके उसने सौम्या को दे दिया। सौम्या ने तय प्लानिंग के मुताबिक अपने मंगेतर नीतीश को बुलाया और उसी अरिशनी काकुंते से उसने एक बाइक राइड की शुरुआत की अपने मंगेतर के साथ। वो बानेर घट्टा की तरफ बढ़े। रास्ते में एक दुकान में खड़े होकर सौम्या ने जूस खरीदा और नीतीश की नज़र बचाकर उस जूस में उसने अमोनियम सल्फेट मिला दिया। इसके बाद नीतीश को तो ये नहीं पता था। जब गाड़ी आगे बढ़ी थोड़ी दूर
नाइस रोड पर जब पहुंची तो नीतीश की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, उसे वॉमिटिंग होने लगी और वो गाड़ी से रोककर सड़क के किनारे बैठ गया। इसी बीच पार्श्वनाथ जो लगातार बाइक पर इन दोनों का पीछा कर रहा था और नीतीश को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सौम्या जो है उसने उसको जहर मिला हुआ जूस दिया है और सौम्या उसकी जान लेने वाली है, वो पार्श्वनाथ वहाँ पर पहुँचा और पार्श्वनाथ ने आकर सौम्या के दुपट्टे से ही उसी हालत में, जिस हालत में जहर उसके शरीर पर असर कर रहा था, नीतीश के शरीर पर, उसने सौम्या के दुपट्टे से नीतीश का गला घोंट दिया और गला घोंटने के साथ ही उसकी जान चली गई। ये एक सुनसान जगह था, इलाका था, तो लोग वहाँ पर थे नहीं, किसी को इस कत्ल के बारे में पता भी नहीं चला। सौम्या के मन में नीतीश के प्रति कुछ इतनी नफरत थी, या यूं कहें कि वो पार्श्वनाथ के साथ आगे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस केस को एक अनसॉल्व मर्डर केस बनाना चाहती थी, क्योंकि पकड़े जाने पर ऐसे भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपने ही मंगेतर के चेहरे पर दे मारा, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया। और इसके बाद ये दोनों कातिल जोड़ी जो है, सौम्या और पार्श्वनाथ, ये दोनों वहाँ से मौके से फरार हो गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो उनके टेक्निकल फुटप्रिंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं, जो आज के ज़माने में हर आदमी छोड़ता है, क्योंकि वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, वो ईमेल यूज़ करता है, वो अलग अलग ऐप्स देखता है, यूज़ करता है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, चैट करता है, इतनी सारी चीज़ें हैं आज के ज़माने में, हर आदमी उन चीज़ों को यूज़ करता है जो अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जो है वो जनरेट करते हैं। तो सौम्या बेशक एक शार्प स्टूडेंट थी, साइकोलॉजी पढ़ रही थी, बड़े घर से उसका ताल्लुक़ था, लेकिन शायद वो क्रिमिनल माइंडेड इस तरह से नहीं थी कि पुलिस को डॉज कर पाती। हालांकि इस रूप में क्रिमिनल माइंडेड ज़रूर थी कि उसने मर्डर जैसी ख़तरनाक घटना को प्लान किया और उसे एग्जीक्यूट भी किया। तो खैर, जब इस घटना के बाद लाश रिकवर हुई, उसके बाद फिर पुलिस ने उस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स को जुटाते जुटाते पुलिस ने फाइनली इस केस को क्रैक कर लिया। सौम्या भी गिरफ्तार होकर जेल चली गई और उसका जो बॉयफ्रेंड था, सेकंड बॉयफ्रेंड पार्श्वनाथ, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं है। इसके बाद अगले साल जब सौम्या ज़मानत पर बाहर आई, साल 2013 में, तब एक रोज़ उसने अपने घर में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, खुद को ख़त्म कर लिया। इस घटना के पीछे जो रीज़न है वो शायद नीतीश के साथ जो उसके रिलेशनशिप का एंड हुआ और जिस तरह से कत्ल के मामले में वो पकड़ी गई, ज़मानत मिली थी, केस से बरी नहीं हुई थी, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जो शायद उसको दिमागी तौर पर परेशान कर रही थी। उसके परिवार की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही थी, तो उसे लगा कि अब उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए और उसने खुद को ख़त्म कर लिया। लेकिन ये घटना अपने आप में इस बात का सबूत है कि जज्बात में आकर और ओवर इमोशनल होकर या शक में आकर किसी के साथ इस तरह से पेश आना या किसी की जान लेने के बारे में ख़तरनाक फ़ैसला करना, ये अपने आप में कितना वाकई ख़तरनाक है और कितना बुरा है। अगर सौम्या चाहती, अगर उसे लग रहा था कि नीतीश उसे धोखा दे रहा है, अगर वो किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहती थी, तो वो अपने घर वालों को भरोसे में लेती। घर वाले नहीं मानते तो खुद फैसला करती, बालिग लड़की थी, और वो नीतीश को छोड़कर उस सगाई को रद्द कर या कैंसिल कर वो पार्श्वनाथ के साथ नए रिलेशनशिप में जा सकती थी। ज़िंदगी उसकी अच्छी होती, लेकिन उसने गलत फैसला किया जान लेने का। और एक इंसान तो खैर मारा गया, लेकिन कत्ल के मामले में जो लड़का लड़की थे, पार्श्वनाथ और सौम्या, बल्कि सौम्या ने भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, पार्श्वनाथ की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो देखा जाए तो बड़ी तबाही ये नेगेटिव डिसीजन जो है वो लेकर आई। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी हमने आप लोगों को सुनाई थी वो एक गोवा की स्टोरी थी, जिसमें एक बुजुर्ग होटेलियर के मर्डर की कहानी हमने आप सबको बताई थी, सुनाई थी। उस कहानी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। शोभा सिंह का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। GBN के नाम से एक ID है, उन्होंने लव टू सी यू भाई लिखा है, थैंक यू वेरी मच। PK चंद्रा ने भी कमेंट किया है। मनु दी फैंथेटिस्ट, इस तरह से कुछ ID है, मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा हूँ। ID चूँकि क्लब्ड है सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ। विनय नासवाले जी ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। राजपूत सोनम ने अपनी बात रखी है। उमा शर्मा जी, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, इन्होंने लिखा है नमस्ते भैया। कहानी जो प्रीवियसली मैंने सुनाई थी उस कहानी को उन्होंने बहुत दुखद कहा है, बहुत धन्यवाद। शिखर रयाद जी का कमेंट है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। मोहम्मद अफजल हुसैन हैं, होमी राय, प्रकाश P, राधे का दीवाना, उदय शंकर जी, योगेश्वर धरने और विकास
सोलंधे, इन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने न सिर्फ कमेंट किया है बल्कि उन्होंने अपने आप को कमेंट करने वाला पहला व्यूवर बताया है। फर्स्ट लिखते हुए उन्होंने थम्स अप भेजा है। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी कई लोगों ने कमेंट किया है लेकिन सारे कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, सारे लोगों के नाम भी एक दिन में नहीं पढ़ सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।